हे गाइस, आज की जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स बेसिकली क्या होता है, उसके की फीचर्स क्या क्या है। देन हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं कितने टाइप से डिबेंचर्स होते हैं, उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस पूरा वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड तक देखिए। आपको बताऊंगा कि आपको डिबेंचर्स के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको कैसे प्रेजेंट करना है और आपको आउट ऑफ मार्क्स कैसे स्कोर करना है आपके डिबेंचर्स के आंसर में, उसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में। ठीक है, तो वीडियो को मेक श्योर करना है दोस्तों कि स्टार्ट टू एंड तक अच्छे से देखिए। और पूरे हमने डिस्कस किया था कि शेयर्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मैं आई बटन ऐड कर दूंगा, आप जाके देख लीजिए। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके, सो गाइस डिबेंचर्स क्या होता है, डिबेंचर्स के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं एकदम इजीली वर्डिंग में आपको बताने वाला हूँ कि डिबेंचर्स बेसिकली क्या होता है। देखिए, डिबेंचर्स बेसिकली होता है, एक रिप्रेजेंट करता है बोरोड कैपिटल। ओके, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ओन कैपिटल और बोरो कैपिटल में दोनों फर्क होता है। ओन कैपिटल मतलब होता है कि इंटरनल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, एंड बोरो मतलब होता है कि एक्सटर्नल सोर्स जिससे कंपनी फाइनेंस रेस करती है। सो ये कंपनी क्या करती है, उधार लेती है फंड किससे, डिबेंचर्स होल्डर से। इसलिए डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ओके, क्लियर हुआ दोस्तों। क्रेडिटर हम कब लगाते हैं, हमको पैसा देना है उनको, इसलिए इंगे कोई भी पूछा आपसे कि डिबेंचर्स क्या होता है, आप ऐसा बोल सकते हो डिबेंचर रिप्रेजेंट बोरो कैपिटल, द डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ये आपका 2 सेंटेंस हो गया। उसके बाद आप थर्ड बोलोगे, द डिबेंचर होल्डर गेट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। ये आपका थर्ड पॉइंट हुआ। डिबेंचर इशू करने का किसको राइट से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू इशू डिबेंचर्स। ये आपको दोस्तों 4 पॉइंट, ठीक है, आपने कितना समझा डिबेंचर्स के बारे में, ये आपको यहाँ पे 4 चीज़ मिल गया। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे रहोगे, यहाँ पे काफ़ी चीज़ डिटेल्स में डिस्कस किया है। ठीक है, अभी ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे लिखा है डिबेंचर आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ रेजिंग बोरो कैपिटल टू मीट द लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंस नीडेड ओवर द ईयर। डिबेंचर्स हैज ऑक्यूपाइड अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। देखिए, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि जो डिबेंचर है एक वन ऑफ द प्रिंसिपल से एक ऐसा सोर्सेज है जहाँ से रेजिंग करते हैं बोरोड कैपिटल। ठीक है, जो जाके हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, किस लिए करते हैं, टू मीट द लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंस नीडेड। कंपनी को अपनी नीड्स पूरी करने के लिए इसलिए कंपनी बोरो करती है फंड फ्रॉम द डिबेंचर्स, उनके बदले उनको इंटरेस्ट पे करती है, जो कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। ओके, ये सब जो क्वेश्चन है आपके फिल द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आते हैं एसपी के पेपर में। ओके, मेक श्योर करना है इंटरेस्ट सिर्फ डिबेंचर होल्डर को मिलता है, बॉन्ड को मिलता है, शेयर्स को डिविडेंड मिलता है गाइस। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, ये पढ़ लीजिए। द टर्म्स डिबेंचर हैज़ कम फ्रॉम लैटिन वर्ड डिबेर विच मीन्स टू ओवे। मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि ऑब्लिगेशन टू पे, ऑब्लिगेशन टू पे और रीपे। कंपनी बोरो मनी करती है फ्रॉम डिबेंचर्स, उनको एक सर्टिफिकेट इशू करती है। उस सर्टिफिकेट में मेंशन होता है कि आपका टेन्योर कितने टेन्योर का है। हालांकि टेन्योर जो होता है डिबेंचर्स का 5 to 10 ईयर्स का होता है। ओके, उसमें प्रॉपर स्पेसिफाई लिखा रहता है कि आपको कितना डिबेंचर्स इशू किया गया है, कितना सम अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है। आपको एट द एंड ऑफ डे मैच्योरिटी पूरा पैसा आपको रीपेमेंट होगा, प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख के, यहाँ पे एकदम सिंपल वर्डिंग में लिख के बता दिया गया है। ठीक है, ओए मतलब होता है कि रीपेमेंट, ऑब्लिगेशन टू पे और रीपेमेंट। ठीक है, सब मीनिंग है। उसके बाद दोस्तों गाइस यहाँ पे काफ़ी चीज़ लिखा हुआ है, काफ़ी चीज़ तो इम्पोर्टेंस तो है, बट जो मेन टॉपिक से मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए गाइस, एक डेफिनेशन से हम जान लेते हैं कि और डिटेल्स में कि डिबेंचर एक्चुअली होता क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि डिबेंचर इज़ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय द कंपनी एज एविडेंस ऑफ डेब्ट टू द होल्डर, usually arising out of loan and most commonly secured by charges
ओके, जो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि डिबेंचर्स जो है कंपनी बोरो करती मनी, ठीक है, उसके बदले कंपनी उनको एक सर्टिफिकेट इशू करती है, एक डॉक्यूमेंट, ऐसा एविडेंस उनको डिविडेंस के तौर पे देती है कि आपका हम पैसा ले रहे हैं, इसके बदले आपको हम इंटरेस्ट पे करेंगे और एट द एंड ऑफ डे आपके जितने भी अमाउंट्स, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको एकदम प्रॉपर समझ में आ गया रहेगा, कंपनी एज एविडेंस ऑफ डेट टू द होल्डर, ठीक है, यूजली अराइजिंग आउट ऑफ लोन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर बाय चार्जेस। और उसमें ये भी कंडीशन होता है कि इन केस कंपनी में कुछ भी फंडिंग नहीं है तो उनके एसेट बेच के आप अपना फंड ले सकते हो, क्लेम कर सकते हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिबेंचर्स के टॉपिक्स। आपको ये 12th में, आपको ग्रेजुएशन लेवल में भी टॉपिक्स आते हैं डिबेंचर्स के, कंपनी लॉ के एक्ट में। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको 4 मार्क्स, आपके 6 मार्क्स, सो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बन जाते हैं। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं दोस्तों फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है। एक्चुअली फीचर्स आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि और डिटेल्स में कि डिबेंचर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है गाइस, फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स में आपका जो फर्स्ट पॉइंट आता है प्रॉमिस। ठीक है, अभी जो मैंने आपको यहाँ पे फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स में, हालांकि यहाँ पे 10 to 12 पॉइंट्स मैंने लिया है। ठीक है, जो भी ऐसा नहीं है कि जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया है वही आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है, आपको जो भी पॉइंट्स इजीली लगता है उसको आप स्टार्ट में ले सकते हो। सो गाइस, फीचर्स ऑफ डिबेंचर आपको क्वेश्चंस पूछ भी लेता है तो आपको 4 मार्क्स के लिए। सो आपको यहाँ पे मीनिंग्स एंड डेफिनेशन एंड आप 4 to 5 पॉइंट लिखते हो, मिनिमम 5 पॉइंट आपको लिख देना है। ठीक है, सो आपको 3.5 मार्क्स एंड 4 मार्क्स भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इन केस ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आ जाता है, ठीक है, डिबेंचर्स एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स पूछ लिया। ठीक है, तो उस बेस में आपको क्या करना है, मीनिंग अच्छे से लिखना है, देन उसका डेफिनेशन, उसके बाद आपको टाइप्स लिखना है। जो टाइप्स के बाद आपको एक एक टाइप्स का एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, फिर जाके आपको 8 में से आपको 7 मार्क्स, 7.5 मार्क्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, आउट ऑफ मार्क्स आपको कभी भी नहीं मिलेगा थ्योरेटिकल पेपर में। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं प्रॉमिस क्या। प्रॉमिस का मतलब ये हो गया दोस्तों कि एक डिबेंचर इज़ अ रिटन प्रॉमिस बाय द कंपनी। ठीक है, अभी क्या होता है यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंपनी किसी से लोन ले रही है, ठीक है, उसको एक प्रॉमिस करती है कि आपको हम एट द एंड ऑफ डे 10 ईयर के बाद हम आपको पूरा प्रॉपर पैसा दे देंगे, आपके जितने भी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट आपको दे देंगे। तो एक प्रॉमिस करती है किसको, डिबेंचर्स होल्डर को। ठीक है, कौन करता है, कंपनी करती है प्रॉमिस। ओके, आपको मीनिंग में भी आपको बताया, डेफिनेशन में बताया कि एक उनको एविडेंस देती है। ठीक है, इज एन रिटन प्रॉमिस बाय द कंपनी डेट इज ओन स्पेसिफाई सम ऑफ मनी टू द होल्डर ऑफ द डिबेंचर्स। ठीक है, तो प्रॉमिस नोट उन्होंने दे दिया। ठीक है, प्रॉमिस का मतलब ये हो गया। उसके बाद फेस वैल्यू क्या हुआ दोस्तों, फेस वैल्यू हमने डिस्कस किया था शेयर्स के लिए 1 रुपीज़ to 10 रुपीज़ होती है, बट इन केस ऑफ डिबेंचर ना, डिबेंचर्स में आपकी जो फेस वैल्यू होती है 100 रुपीज़ होती है। ठीक है, जो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर नॉर्मली कैरिंग हाई डिनोमिनेशन ₹100 और मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज़। ठीक है, फेस वैल्यू आपका हो जाता है। ओके, उसके बाद दोस्तों टाइम ऑफ रीपेमेंट मतलब क्या होता है। देखो रीपेमेंट में, हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि डिबेंचर आर इशू विद ड्यू डेट। आपको मैंने बताया था कि डिबेंचर एक टेन्योर के लिए ही इशू होता है, वो लॉन्ग टर्म तक नहीं होता है, मिनिमम 5-10 ईयर तक होता है। ठीक है, बेसिकली हम 10 ईयर ही मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको जो डिबेंचर्स होल्डर है उनको रीपेमेंट करना है आपके मैच्योरिटी टाइम के बाद। जो हम उनको सर्टिफिकेट इशू किए हैं डिबेंचर्स होल्डर को, उसमें प्रॉपर मेंशन किया रहता है कि आपका टेन्योर कब से कब तक है। ठीक है, उसके बाद आपका टेन्योर एंड होने के बाद आपको क्या होता है, पैसा मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई भी बैंक में एफडी किया है, ठीक है, आपने 1 लाख रुपीज़ का एफडी किया है, बैंक के थ्रू आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है 10 साल के लिए या 20 साल के लिए आपने एफडी किया था। ठीक है, 10 साल के बाद आप जाओगे बैंक में, उसके बाद आप उनको सर्टिफिकेट शो करोगे, उसके बाद आपको टोटल एफडी का जो भी है, आपको 1 लाख का 2 लाख रुपये जो भी मिलना रहेगा मिलेगा आपको, प्लस आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके वे से आप समझिए कि डिबेंचर भी एक टाइम ऑफ रीपेमेंट है।
उनको एट द एंड ऑफ डे उनको प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाता है उनकी मैच्योरिटी डेट पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। गाइस हमने एक ही मीनिंग में, स्टार्टिंग मीनिंग में हमने सब डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट के लिए क्या बात किया था दोस्तों, उनको कौन सा रेट मिलता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता ही है, चाहे मार्केट की कंडीशन ख़राब हो या अच्छी हो, उनको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलना ही है। ठीक है, कंपनी डूब गई है, आपके कंपनी की मार्केट की हालत ख़राब हो गई है, कुछ भी हो, बट डिबेंचर्स होल्डर को फिक्स रेट इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये आता है एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। देखिए एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट मतलब क्या होता है इसकी, हालांकि दोस्तों आपको कंपनी ने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया है, आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, वहाँ पे आपको एश्योरेंस देती है कि हम आपको पैसा देंगे, आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। ऐसा बोला गया है कि क्योंकि डिबेंचर कंसिस्ट अ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ठीक है, और दे कैरिंग ऑन एश्योरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, वो उनको एश्योरेंस देती है बिजनेस की, हम आपको नहीं भी दे सकते तो हम हमारी कंपनी के असेट्स आप बेच के क्लेम कर सकते हो। ठीक है, उनको इतनी अथॉरिटी से, इसलिए उनको टेंशन नहीं, एश्योरेंस मिल जाता है रीपेमेंट का। ठीक है, उसके बाद गाइस पार्टीज ऑफ डिबेंचर्स की बात करेंगे तो पार्टीज में 3 पार्टीज आती है, एक तो कंपनी आ गई, एक तो आपके ट्रस्टी आ गए और आपके एक डिबेंचर्स होल्डर आते हैं। देखिए कंपनीज की बात करें तो कंपनीज क्या है, कंपनी कुछ मेन रोल क्या प्ले करती, दिस इज एंटिटी विच बोरो मनी। ठीक है, कंपनी क्या करती है, बोरो मनी करती है, किससे करती है, डिबेंचर्स होल्डर से। बट जो बीच में ट्रस्टी आते हैं ना दोस्तों, ट्रस्टी का मेन रोल क्या होता है बताओ क्या, कंपनी मेक एन एग्रीमेंट विथ ट्रस्टी एंड डिबेंचर्स होल्डर, इट इज़ नॉन ए ट्रस्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना ट्रस्टीड, ये क्वेश्चन आपको फिंगर ब्लैंक्स में आता है। ठीक है, ट्रस्टी का एक क्वेश्चन है फिंगर ब्लैंक्स में, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। ओके, वो क्यों आती है, क्योंकि कंटेन करती है ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी राइट टू डिबेंचर्स होल्डर एक्सेट्रा। मतलब ये एक ऐसी पार्टीज होती है, एक एग्रीमेंट करती है बीच में कि हाँ भाई तुम हो मेन होता है, मतलब उनको ऑब्लिगेशन दिलाती है कि एक ट्रस्टी जिसको हमें बोलते हैं, वो आती है एक एग्रीमेंट करती है कि हाँ अब आपका लीगली आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है, तो पार्टीज ऑफ डिबेंचर्स में एक ट्रस्टी का बहुत मेन रोल प्ले होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको स्किप नहीं करना गाइस। ठीक है, तो ट्रस्टी इंपॉर्टेंस है आपके। ओके, उसके बाद लास्ट में आता है आपका डिबेंचर्स होल्डर। तो डिबेंचर्स होल्डर के बारे में तो आपको जानते ही हैं, ऐसा बोल सकते हैं दिस आर द पार्टीज हु प्रोवाइड द लोन एंड रिसीव डिबेंचर सर्टिफिकेट एज अ एविडेंस ऑफ पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो डिबेंचर्स होल्डर को तो सर्टिफिकेट इशू होता ही है। ठीक है, सो ऐसा एविडेंस आप वो पार्टिसिपेट्स करते हैं। ठीक है, तो पार्टीज ऑफ डिबेंचर्स में हो गया आपके। ठीक है, देखिए एक बात का आप रिमेंबर कर लेना कि आपके जो टेक्स्ट बुक में आपके जो आंसर लिखा है, ऐसा नहीं कि आपको सेम टू सेम लिखना है, आपको कितना समझ में आया आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको डिबेंचर्स के बारे में मैंने बता दिया मीनिंग्स में। ठीक है, आप अपने खुद के पॉइंट भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, डिबेंचर्स के बारे में तो यहाँ पे आपको फुल फ्रीडम है, सिर्फ फैकोलॉजी मत करना बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपके एक फैकोलॉजी से आपको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा आपके आंसर में। जो भी आंसर लिखोगे आपको रिलेवेंट आंसर ही लिखना है। ठीक है, डिबेंचर्स के बारे में। ओके, अब हम आगे पॉइंट्स में जाते हैं। सो गाइस यहाँ पे राइट्स ऑफ डिबेंचर्स होल्डर में उनको राइट्स क्या है। ठीक है, सो सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पे, डिबेंचर होल्डर हैव नो राइट टू वोट अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। या गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि वोटिंग राइट्स की राइट्स किसको है, डिबेंचर होल्डर को है क्या नहीं, डिबेंचर होल्डर हैव एंजॉय वोटिंग राइट और नॉट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, तो इसमें मेक श्योर करना कि डिबेंचर होल्डर को राइट नहीं दिया गया है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से रूल्स जो बताता है कि डिबेंचर्स होल्डर आर नॉट इंटाइटल्ड टू वोट इन जनरल मीटिंग्स। ओके, ये याद रखना, एक वर्ड एक लाइन का जो मीनिंग्स है उसको याद रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, जैसा कि टर्म्स की बात करेंगे दोस्तों कि डिबेंचर कैन बी इशू
एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। देखिए पार मतलब होता है कि 100 रुपये का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो डिबेंचर्स का जो फेस वैल्यू होता है 100 रुपीज़ का होता है, ठीक है। यहाँ पे हम शेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, गाइस कन्फ्यूज मत हो जाना कि शेयर्स और डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स 100 रुपीज़ में पार में वैल्यू में इश्यू होता है। उसके बाद यहाँ पे बोला है प्रीमियम। प्रीमियम मतलब होता है कि प्लस 10%, आप 100 रुपये का 10% लगाते हो तो आपको 110 रुपया प्रीमियम में भी इश्यू हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट में आपको 10% डिस्काउंट भी देते हैं, तो 100 में से आपको 10% डिस्काउंट देने के बाद आप वैल्यू है डिबेंचर्स की 90 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। सो ये टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है। डिबेंचर्स पार में भी इश्यू हो सकता है, प्रीमियम में भी इश्यू हो सकता है, इवन डिस्काउंट में भी इश्यू हो सकता है, एज पर द कंपनीज रिक्वायरमेंट उनको कैसे इश्यू करना है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंस पार्ट है। उसके बाद दोस्तों डिबेंचर्स में और भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर ही जस्ट देखा कि राइट्स ऑफ डिबेंचर में हमने क्या देखा, उनको वोटिंग राइट्स नहीं होती, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, जब डिबेंचर इशू करने के टाइम आपको ये भी रिमेंबर करना है कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर कैरिंग वोटिंग राइट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा बोला ही नहीं है, ठीक है। आप कंपनी एक्ट जब इशू करोगे डिबेंचर जो है दिया राइट्स, आपको वहाँ पे वोटिंग राइट की अथॉरिटी नहीं दिया जाता है डिबेंचर्स होल्डर को, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद कर लेना है, ओके। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट सेक्शन 292 सबसेक्शन 1, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ अ पावर टू इशू डिबेंचर्स, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि बोर्ड ऑफ डिबेंचर कौन इशू कर सकता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही इशू कर सकता है गाइस, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है, ओके। ये सब चीज़ें जो भी कॉन्सेप्ट्स है, थोड़े कॉन्सेप्ट्स आपको याद रहेंगे बोर्ड में ना, आपको अपना माइंड खुद चलता रहेगा। इसलिए मैं आपको, आप टेक्स्ट बुक देखोगे इसमें बहुत बड़ा डिटेल्स में दिया है, ठीक है। तो उसको आप डिटेल्स में मत देखिए, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जो मैं आपको बताया हूँ, वोटिंग राइट्स हो गया, कौन इशू कर सकता है उनके, उसके बाद प्रॉमिस हो गया, उनका फेस वैल्यू हो गया, ये सब आपको पॉइंट क्या करना है, याद करके रखना है नॉर्मली बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे आया दोस्तों स्टेटस मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिबेंचर्स कैपिटल इज द बोरो आइदर लोन कैपिटल। बोरो और लोन का मीनिंग एक ही होता है, तो यहाँ पे इनको जो स्टेटस दिया है, क्या दिया है, बोरो कैपिटल या फिर लोन कैपिटल है, और डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। आपको सिंपल मीनिंग में लिख के रख देना, बस हो गया आपका स्टेटस, ठीक है। सिंपल था। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट छोड़ा, सिक्योरिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। डिबेंचर कैन बी सिक्योर विद द सम प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी कंगाल हो गई है, फिर भी डिबेंचर होल्डर को अथॉरिटी है कि असेट बेच के अपना पैसा क्लेम कर ले, ठीक है। इनको सिक्योरिटी दिया जाता है, ओके, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं लिस्टिंग। यस, अब जब आपको अथॉरिटी दिया गया कि असेट बेच के आप क्लेम कर सकते हो, तो आपको डिबेंचर होल्डर को लिस्ट भी कराना होता है एक रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो डिबेंचर्स मस्ट बी लिस्ट विद एटलीस्ट वन रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ओके। सिंपल सा मीनिंग एक लाइन में लिख के आप हट सकते हो, ओके। तो ये लिस्टिंग आपका समझ में आ गया रहेगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट है सुटेबिलिटी, मीन्स लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म। तो ऐसा बोल सकते हो डिबेंचर आर सुटेबल फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस मोस्टली, क्योंकि डिबेंचर्स आप 10 ईयर के ऊपर नहीं इश्यू कर सकते हो, सो हम मीडियम टर्म ही इसको कंसीडर कर सकते हैं, ओके। सो ये आपके फीचर्स थे। इस फीचर्स में आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज आती है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, ओके। सो इसमें आपको जो भी सिंपल पॉइंट लग रहे हैं आप उसको फर्स्ट पॉइंट बना के लिख सकते हो। इन सभी पॉइंट में से आपको टोटल 6 to 8 पॉइंट मिनिमम, मैं तो बोलूँ तो आपको 6 to मैक्सिमम 8 पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ के रखना है, जो कि आपको हमेशा याद रहे अपने माइंड में। ये हो गया, हमारे फीचर्स कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
और हालांकि बहुत क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। सो बेसिकली दोस्तों टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में बेसिकली 4 टाइप्स के डिबेंचर्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र, ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन्स, ठीक है। ये 4 पार्ट उनको डिवाइड कर दिया गया 8 पार्ट में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी इसमें 2 टाइप के आते हैं, सिक्योर एंड अनसिक्योर, ठीक है। देखिए सिक्योर मतलब क्या होता है दोस्तों, सिक्योर मतलब होता है कि द डिबेंचर कैन बी सिक्योर, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी मे बी चार्ज इन सिक्योरिटी फॉर लोन, द सिक्योरिटी मे बी फॉर सम पर्टिकुलर असेट, either fixed asset or it may be asset in general floating charges. The debentures are secured through trust deed. मैंने ट्रस्ट डीड का मीनिंग आपको बता दिया था दोस्तों कि कंपनी एग्रीमेंट करती है बिटवीन डिबेंचर्स होल्डर और उनको एक एश्योरेंस देती है कि आपके जो भी पैसे हैं यहाँ पे सिक्योर है, हम आपको नहीं भी दे पाए तो हम कंपनी के असेट आप बेच के आप अपना पैसा क्लेम कर सकते हो, सिक्योर, ओके। सिक्योर का मीनिंग आपको समझ में आ गया रहेगा। बट अब अनसिक्योर का क्या करें। देखिए दोस्तों क्या होता है, दिस आर द डिबेंचर डेट हैव नो सिक्योरिटी, ओके। द इश्यू ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर इज नाउ प्रोहिबिटेड बाय कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2000, ठीक है। यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, ये जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर इसमें रिस्क है, ठीक है। बट क्या होता है यहाँ पे आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा आप अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स लेते हो तो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देखिए आप 2 वे से कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तो कंपनी का ग्रोथ देख के देखा 5 ईयर में अच्छे हैं, गुड है, मतलब अच्छे, ठीक है, अच्छे खासे हैं और मैंने उसमें अपना डिबेंचर्स ले लिया, ठीक है, वो अनसिक्योर्ड था, ठीक है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर मैंने ले लिया। बट 5 ईयर के बाद क्या हुआ, जब मेरा मैच्योरिटी ख़त्म हुआ तो वो कंपनी क्या होगा, कंगाल हो गई, क्या हो गई, कंगाल हो गई, तो उसमें मुझे पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स लिया था, ठीक है। इसका सिंपल मीनिंग है, ओके। तो अनसिक्योर या सिक्योर में क्या होगा, सिक्योर में आपको मिलेगा, अनसिक्योर में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी ओके ये आपको समझ में आ गया इजीली लैंग्वेज में। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र, अभी ट्रांसफ़र में आप समझ लेते हैं ट्रांसफ़र का क्या मतलब है, ठीक है। देखिए ट्रांसफ़र में भी यहाँ पे क्या बोला, रजिस्टर एंड बेरर। रजिस्टर मतलब क्या होता है, जो कि आपका नाम रजिस्टर है। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर दोज ऑन विच द नेम ऑफ होल्डर आर रिकॉर्ड। द कंपनी मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर इन विच द नेम, एड्रेस एंड पर्टिकुलर ऑफ होल्डिंग डिबेंचर्स आर एंटर। द ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर इन दिस केस एग्जीक्यूशंस ऑफ रेगुलर ट्रांसफर डीड। रजिस्टर में क्या हो सकता है कि आपने कंपनी में रजिस्टर डिबेंचर्स लिया है तो उसमें उस बेस में आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी सारी डिटेल्स आप पे कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी इश्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें एक एडवांटेजेस है कि आपका मतलब कि वैलिड है, ठीक है। और जब हम बेरर डिबेंचर्स की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, नेम ऑफ होल्डर आर नॉट रिकॉर्ड ऑन द बेरर डिबेंचर्स, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी डिबेंचर है ट्रांसफरेबल बाय मेरा डिलीवरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेरर डिबेंचर होता है और रजिस्टर डिबेंचर में ये फ़र्क होता है कि रजिस्टर में मतलब आपका कंपनी में आपका सब रिकॉर्ड रजिस्टर है और बेरर में आपका कुछ भी रिकॉर्ड्स रजिस्टर नहीं है। ये जो डिबेंचर से डिलीवरी होता है मेरा डिलीवरी मतलब होता है कि एक हाथ से पैसा लो, एक हाथ से शेयर लो। बार्टर सिस्टम आपने देखा है, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये जो डिबेंचर्स है आर ट्रांसफरेबल बाय मेरा डिलीवरी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड बाय मीन्स अ कूपन अटैच्ड टू डिबेंचर सर्टिफिकेट। कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट। ये मीनिंग्स, ये वर्ड आपको अपने माइंड में याद करके रखना है, ठीक है। रजिस्टर एंड बेरर में आपको डिफरेंस समझ गए रहोगे दोस्तों, ठीक है। रजिस्टर मतलब आपका नाम रजिस्टर है और बेरर में आपका कंपनी के पास कुछ भी रजिस्टर नहीं है, तब देयर नेम डू नॉट अपेयर ऑन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स होल्डर। ओके, इजली लैंग्वेज में मैंने समझा दिया। अब आपका दोस्तों यहाँ पे आता है रिडीमेबल एंड इनरिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब रिडीम हो जाना
और इनरिडीमेबल डिबेंचर मतलब कि रिडीम कभी नहीं होना, मतलब लाइफ टाइम तक चलते रहना। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। रिडीमेबल मतलब होता है कि दोस्तों डिबेंचर आर मोस्टली रिडीमेबल दैट इज पेबल एट द एंड ऑफ सम ऑफ रेट, फिक्स पीरियड जो होता है 10 ईयर्स का हो गया, जो भी है 5 ईयर्स का हो गया, जो भी हो गया। ठीक है, सो एंड सो उस टाइम आपको पूरा फिक्स अमाउंट रीपेमेंट होता है। मैंने जैसे कि मैम आपको एग्जाम्पल बताया फिक्स डिपॉजिट का, जैसे आपको एट द एंड ऑफ डे पूरा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पे रिडीमेबल डिबेंचर्स में आपको पूरा पैसा मिलेगा। और इनरिडीमेबल की बात करेंगे तो क्या होगा, दिस काइंड ऑफ डिबेंचर आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, दे आर रीपेबल ओनली आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी और when there is a breach of any condition or when someone contingency arise। ठीक है, इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि आपको इनरिडीमेबल मतलब कि लाइफ टाइम तक आपका चलेगा, जब तक कंपनी लिक्विडेट ना हो जाए, जब तक कंपनी वाइंड अप ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। कंपनी ख़त्म हो गई तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप या फिर कंपनी का कोई भी कंटिजेंसी अराइज ना हो जाए, मतलब कि कोई भी लाइबिलिटी बढ़ ना जाए, तो ये जो इनरिडीमेबल मतलब कि लॉन्ग लाइफ तक चलते रहेगा। ठीक है, इसका कोई भी सीमित, कोई भी फिक्स पीरियड नहीं है। ठीक है, इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया रहेगा। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। तो दो टाइप के डिबेंचर्स होते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर गिव द राइट टू होल्डर टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड। आपने 10 साल का डिबेंचर्स लिया है, आप 10 साल के बाद आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्टेबल डिबेंचर लिया है तो इक्विटी में कर सकते हो। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब क्या होता है दोस्तों, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर आर नॉट कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स ऑन मैच्योरिटी। दिस डिबेंचर आर नॉर्मली रिडीम ऑन मैच्योरिटी डेट। दिस डिबेंचर सफर फ्रॉम डिसएडवांटेजेस डेट देयर इज नो एप्रिशिएट इन वैल्यू। ठीक है, समझ में आया आपको। अभी फॉर एग्जांपल मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों ने एक कन्वर्टेबल, मैंने कन्वर्टेबल लिया और मेरा फ्रेंड ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिया। ठीक है, अब मेरा क्या हुआ, मैं 10 साल मेरा कंप्लीट हो गया और मैं उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा लिया, तो मुझे अभी फ़ायदा होगा। ठीक है, अब जो मेरा फ्रेंड था नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिया था, उसको एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी डेट वो रिडीम हो जाएगा, उसको पैसा मिल जाएगा और वो अपने घर पर चले जाएगा। और मैं इंजॉय कर रहा हूँ अभी भी कंपनी में। ठीक है, जो मुझे एप्रिसिएशन मिल रहा है, वैल्यू ऑफ एप्रिसिएशन अभी भी मुझे मिल रहा है। ठीक है, सिंपल मीनिंग था, आप समझ गए रहोगे दोस्तों, बहुत इजी है। सिक्योर, अनसिक्योर, रजिस्टर, बेरर, रिडीमेबल, इनरिडीमेबल और कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, सिंपल सा था। सिक्योर मतलब डिबेंचर सिक्योर है, अनसिक्योर मतलब डिबेंचर सिक्योर नहीं है, इनको आपको पैसा नहीं मिलेगा। रजिस्टर मतलब आपके डिबेंचर होल्डर को कंपनी में सब चीज़, सारे चीज़ रिकॉर्ड है। बेरर डिबेंचर मतलब रिकॉर्ड कुछ भी नहीं होता है, ट्रांसफरेबल हो जाता है। मेरा डिलीवरी मतलब ऑन द स्पॉट। ओके, उसके बाद रिडीमेबल डिबेंचर्स, इनरिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब रिडीम हो जाता है और इनरिडीमेबल डिबेंचर रिडीम नहीं हो सकता। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब कि कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में ऑन द मैच्योरिटी डेट। नॉन कन्वर्टेबल में क्या होता है कि कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में। सो गाइस, कंप्लीट होता है हमारा आज का वीडियो। आपको कोई भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग डिबेंचर्स के मीनिंग्स, उसके फीचर्स, उसके टाइप्स में कोई भी डाउट से, कोई भी क्वेश्चन से, तो आप पूछ सकते हो। और मैंने वीडियो अपलोड किया है बॉन्ड्स के बारे में, बॉन्ड्स क्या होता है, टाइप्स एंड फीचर्स, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख सकते हो और आई बटन भी ऐड कर दूंगा। ओके गाइस, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर देना। बहुत लंबा वीडियो बन गया। ठीक है, सो काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप पूरा वीडियो देख रहे हो अभी तक, तो बहुत इंपॉर्टेंस है ये चीज़ समझना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।